अभी तक हमने इस अध्याय में बारंबारता बंटन सारणियों, दंडालेखों, आयत चित्रों और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से आंकड़ों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें सदैव ही सभी आंकड़ों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है? क्या हम इन आंकड़ों के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर भी इनके अभिलक्षणों का पता कर सकते हैं? जी हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों या औसतों की सहायता से ऐसा किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या औसत होते क्या हैं? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो विद्यार्थी मैरी और हरी को उनकी परीक्षा कॉपियां दी गई। परीक्षा में 10-10 अंकों के 5 प्रश्न थे। इस परीक्षा में उनके प्राप्तांक कुछ इस प्रकार थे। परीक्षा की कॉपियां प्राप्त होने पर दोनों के औसत प्राप्तांक क्रमशः 8.4 और 8.2 था। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से किसका औसत अधिक है? मैरी का औसत प्राप्तांक हरी से अधिक था। इसलिए मैरी का कहना था कि परीक्षा में हरी की तुलना में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। हरी बोलता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए हरी ने दोनों के प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखा और मध्य प्राप्तांक क्रमशः 8 और 10 प्राप्त किए। हरी, मेरा सबसे मध्य का प्राप्तांक 10 है, जो कि तुम्हारे सबसे मध्य के प्राप्तांक अर्थात 8 से अधिक है। इसलिए परीक्षा में मेरा प्रदर्शन को उत्तम माना जाना चाहिए। मैरी, पर मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। हरी, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैंने 10 अंक अधिक बार यानी कि 3 बार प्राप्त किया, जबकि तुमने 10 अंक केवल एक बार ही प्राप्त किए हैं। इसलिए परीक्षा में मेरा प्रदर्शन उत्तम रहा है। हरी और मैरी की इस विवाद को सुलझाने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए 3 मापों को देखें और यह पता लगाएं कि इन तीनों मापों में से कौन सा माप निर्णायक सिद्ध होता है। पहली स्थिति में मैरी ने जो औसत प्राप्तांक प्राप्त किया था वह है माध्य, जिसे अंग्रेजी में मीन कहते हैं। मध्य प्राप्तांक जिसको हरी ने अपने तर्क में प्रयोग किया था वह है माध्यक, जिसे अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। अपनी दूसरी युक्ति में हरी ने अधिक बार अधिक अंक प्राप्त करने की बात कही थी, वह है बहुलक, जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं। इन सभी परिभाषा को अपनी कॉपी में फटाफट लिख लें। धन्यवाद।